हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट का अपना आज का जो है टॉपिक पीएच। इसके पहले हम लोग एसिड बेस और इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पीएच। जो पीएच वर्ड है वो एक डैनिश लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है पोटेंट डिहाइड्रोजन। पीएच कहाँ से लिया गया है? ये एक डैनिश लैंग्वेज है और जिसका फुल फॉर्म है पोटेंट डिहाइड्रोजन। यानी कि जो हाइड्रोजन है उनकी पावर क्या है, हाइड्रोजन की जो पावर है, पोटेंस यानी कि पोटेंसी जो है वो क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो पीएच जो है वो एक डैनिश लैंग्वेज से लिया गया वर्ड था और जिसकी फुल फॉर्म है पोटेंस डिहाइड्रोजन। इसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि पीएच की डेफिनेशन क्या है, तो पीएच की डेफिनेशन है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच क्या है? पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration, negative log of H+ ion concentration is called pH. H+ ion concentration means हाइड्रोजन अगर ऐसे लिखा हुआ है H+ ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि H+ जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन किसमें होनी चाहिए? ये जो H+ आयन कंसंट्रेशन है ये होनी चाहिए मोल पर लीटर। एक लीटर में जितने H+ आयन प्रेजेंट हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को ही H+ आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब कंसंट्रेशन जो है उसको व्यक्त करने के लिए कई सारे जो है टर्म्स यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो मोल पर लीटर में चाहिए। यानी कि एक लीटर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितने H+ प्रेजेंट हैं, उनके जो मोल हैं एक लीटर में प्रेजेंट H+ आयन के मोल ही क्या कहलाते हैं? H+ आयन कंसंट्रेशन कहलाते हैं। और इन्हीं से ही हम क्या निकाल सकते हैं? पीएच निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इसका मतलब ये हुआ कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इक्वल टू 1/log H+ आयन कंसंट्रेशन। ये जो निगेटिव लॉग है उसको 1/log करके भी लिखते हैं। तो इस तरह से जो है पीएच का हमारे पास जो फार्मूला है वो है pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इक्वल टू 1/log H+। तो हम बात करते हैं कि pH निकालते कैसे हैं। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालेंगे pH? जैसे मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन, एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग कि किसी भी सॉल्यूशन में जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है 10⁻⁻⁶। H+ आयन कंसंट्रेशन कितने हैं? 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर। अब अगर हमें इसका pH कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है? pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं माइनस लॉग 10⁻⁻⁶। ये जो -6 है इसके साथ में आकर के 10 की पावर जो होती है उसी पावर को हम लोग आगे ला करके लिख देते हैं। जब भी हमें लॉग सॉल्व करना होता है तो ये आगे जो है सॉल्व हो जाएगा 10⁻⁻⁶, -6 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। और इसके अलावा जो log 10 है यहाँ पे बचा, log 10 की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी 1। तो आंसर क्या आया? pH इक्वल टू +6। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH निकाल सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने ये लिया, फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं H+ आयन जो कंसंट्रेशन है
अब की बार अगर 10 टू द पावर -10 हो जाए तब क्या होगा, 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर, यानी कि अब की बार सांद्रता कितनी है, 10 मोलर है, 10 की पावर -10 है। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -10 मोलर है, तो 10 की पावर -10, 10 टू द पावर -10 सॉल्व करेंगे, -10 और माइनस मिल करके हो जाएगा +10 एंड log 10 की वैल्यू 1, तो pH क्या आ गया, pH आ गया +10। तो इस तरह से हम जो है pH निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही याद रखने वाली बात ये है कि pH कभी निगेटिव नहीं होता, pH 0 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा, pH कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि pH जो है अगर H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो उसके जस्ट अपोजिट pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। H प्लस आयन बढ़ने पर pH क्या होता है, pH जो है डिक्रीज होता है। pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, कब, जब H प्लस आयन इंक्रीज होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे तो pH क्या होगा, pH उसके जस्ट अपोजिट डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 की पावर -6 है, तब pH कितना आया, +6 आया, और यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितने हैं, 10 की पावर -10, यानी कि 10 की पावर -6 से कम है, तो यहाँ पर pH क्या हो गया, बढ़ गया। H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो pH जो है उसका कम हो गया। हमेशा H प्लस आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने पर pH क्या होगा, pH जो है वो डिक्रीज होगा। तो pH की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिया जाना चाहिए, तो हम pH निकाल सकते हैं, pH का फार्मूला, और हम लोगों ने एक दो एग्जांपल जो है pH के सॉल्व किए। अब इसके बाद बात करते हैं pH की जरूरत क्यों पड़ी, pH का हम यूज कहाँ करेंगे। तो pH का जो यूज है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता करने के लिए किया जाता है कि कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, किसी बेस की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा उसमें एसिडिटी है या कितनी ज्यादा उसमें बेसिसिटी है, इसका पता लगाने के लिए हम pH का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट, यूज ऑफ pH। तो pH को यूज करने से पहले हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर को जब वाटर खुद ही सेल्फ आयनाइज हो जाता है और आयनाइज होकर के H प्लस आयन और इसके अलावा OH माइनस आयंस देता है। अब अगर हम इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें तो K इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, चूंकि वाटर आयोनाइज हो रहा है तो इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट के लिख सकते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम है, यानी कि जितना वाटर आयोनाइज होता है H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में आयोनाइज होता है, लेकिन वापस से H प्लस और OH माइनस, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वापस से H प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, फिर से वाटर बना लेते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इसमें बनता रहता है, और दोनों की जो स्पीड होती है बनने की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं, K इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको इधर लेकर के जाते हैं तो हो जाएगा K H2O इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। चूंकि वाटर का जो मोलैरिटी है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो तो फिक्स रहेगा हमेशा, तो यानी कि ये वैल्यू, ये K जो है वो खुद एक कांस्टेंट है, और वाटर की मोलैरिटी वो भी कांस्टेंट है। वाटर की मोलैरिटी होती है 55.56, यानी कि 1 लीटर में कितने वाटर के मोल होते हैं, 1 लीटर में वाटर के 55.56
55.56 लिख देते हैं यहाँ पे। मोलरिटी ऑफ वाटर जो H2O है वो होता है 55.56 मोलर। ये है वाटर की मोलरिटी। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, और वो नया कांस्टेंट उसको बोलते हैं Kw, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw क्या है? Kw जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये जो है वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है। ये K आयोनाइजेशन कांस्टेंट और Kw ये दोनों ही डिफरेंट हैं। K इज नॉट इक्वल टू Kw, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि वाटर के केस में वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। तो Kw इक्वल टू क्या होता है? Kw इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, हमको ये मिला। अब अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, चूंकि वाटर न्यूट्रल है तो जितने H प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे? OH माइनस होंगे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, एक इक्वेशन ये हो गया। और अगर हम बात करें Kw की तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो Kw होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14। अब इन दोनों इक्वेशन से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Kw इक्वल टू कितना है? Kw इक्वल टू है 10 टू द पावर माइनस 40। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू अगर पुट कर दें और हमें ये पता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन, तो इस तरह से हम वाटर में H प्लस आयन कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो Kw इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 40, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 40 इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमको मिलेगा 10 की पावर माइनस 7। और अगर हमें वाटर का pH निकालना है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमको जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में मिल गया है 10 टू द पावर माइनस 7। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर माइनस 7। तो वाटर के लिए pH कितना आ गया? वाटर के लिए pH 10 टू द पावर माइनस 7, माइनस 7 को यहाँ लेकर के आए, ये हो गया 7 और log 10 की वैल्यू 1। तो प्योर वाटर के लिए, फॉर प्योर वाटर जो pH है वो कितना है? वो +7 हमको मिल गया। अब जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे वाटर के जैसे, उन सभी में pH कितना होगा? उन सभी में pH जो है 7 ही आएगा। तो इस तरह से हम अब देख सकते हैं कि अगर +7 से ज्यादा है pH तो बेस है, और अगर pH <7 है तो क्या है? तब वो एसिडिक जो है सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख लेते हैं इस बात का। कंक्लूजन क्या है? फॉर एसिड, अगर हम किसी एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड के लिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ऐसा है क्योंकि वाटर को अगर हम एसिड में डिसॉल्व करेंगे, बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देगा। तो वाटर के H प्लस आयन जो है पहले से प्रेजेंट उसमें 10 टू द पावर माइनस 7, उसमें कुछ H प्लस आयन और जुड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे H प्लस इंक्रीज हुआ तो pH डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH है, अगर वाटर के लिए pH 7 है और चूंकि उसमें एसिड मिक्स किया तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा तो pH डिक्रीज होगा, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH है वो क्या होना चाहिए? <7। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH इज <7। तो जितने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो बहुत ज्यादा H प्लस होंगे, और pH जो है 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है? pH 0 से लेकर के 3 तक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकते हैं। उसके अबव जो है हम
जो है नॉर्मल एसिड मान सकते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH 7 है। और अगर हम बात करें जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दोनों ही बराबर हैं, तो pH कितना आएगा? pH जो है 7 होगा। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो कम होंगे, चूंकि बेस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन देगा। चूंकि न्यूट्रलिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो न्यूट्रलिटी को बराबर करने के लिए जो है H प्लस आयन कम हो जाएंगे और OH माइनस आयन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और चूंकि अगर H प्लस आयन घटे तो pH बढ़ जाएगा, यानी कि pH जो है वो क्या आएगा? जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH 7 होना चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH जो है लेस देन 7 होना चाहिए। 7 से ज़्यादा है तो बेस, 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से कम है तो क्या होगा? तब वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो pH से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। pH का पता कैसे लगाते हैं? pH का पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है। pH का पता किससे लगाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ऐसा इंडिकेटर जिससे हम सारे pH का पता लगा सकें, उसको ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। कई सारे लिटमस पेपर भी आते हैं, तो कई सारे pH को व्यक्त करने वाले लिटमस पेपर को मिक्स करके जो है यूनिवर्सल pH पेपर बनाया जाता है, या फिर जो है यूनिवर्सल pH सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी कि pH पेपर को लेकर के अगर हम किसी सॉल्यूशन में डुबो दें तो जो कलर आएगा उसी को मैच करा करके हम पता कर सकते हैं कि इसका pH कितना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये सारे pH को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल, pH स्केल क्या है? ऐसी स्केल जो एसिड, बेस, इन सब की स्ट्रेंथ को बताती है, यह सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताती है कि सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन प्रेजेंट हैं। इसी को ही हम बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल का यूज कहाँ किया जाता है? pH स्केल यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। तो pH स्केल यूज्ड टू डिटरमाइन, यूज्ड to determine strength, strength of solution। pH स्केल का यूज कहाँ करते हैं? सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम क्या करते हैं? pH स्केल का यूज करते हैं। यूज टू डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि पहले हम लोगों ने बता दिया था कि pH इज लेस देन 7, pH इक्वल टू 7 एंड pH greater than 7 बेस, pH less than 7 न्यूट्रल, और pH less than 7 है तो एसिड। pH less than 7 है तो एसिड। तो pH स्केल का यूज
किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और बेस के लिए pH 7 से ज़्यादा होगा, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो pH 7 होगा, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH क्या होगा, 7 से कम होगा। तो हम लोगों ने pH के बारे में काफी कुछ जाना। अब pH के बाद में हम बात करते हैं कि pH का हमारे लाइफ में क्या यूज है। यूज ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों के लाइफ में pH का क्या यूज है। हमारे लाइफ में pH का काफी यूज है। हर जगह पे हर एक सिस्टम, कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी pH पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा नेचर में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, वो भी किसके वजह से हैं, वो भी जो है pH के वजह से ही हो पाते हैं। तो हम एक एक करके pH का एवरीडे लाइफ में यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो यूज है वो हम लोग पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में pH का क्या यूज है। आगरा का जो ताजमहल है धीरे धीरे करके वो बदसूरत होता जा रहा है, उसके ऊपर उसका कलर जो है चेंज होकर के येलो हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि आगरा में कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनसे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर वेपर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जब वाष्प के साथ मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एसिड बनाएंगे। SO2 प्लस वाटर क्या बनेगा, H2SO3, H2O प्लस SO2, यहाँ पे एसिड बनेगा कौन सा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनेगा। ऐसे ही जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड बनते हैं। अब ये सारे जो एसिड हैं ये क्या करते हैं, ये जब ताजमहल चूंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो जब वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, तो उनके साथ में वो जो है संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके उसको येलो कलर की पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है। तो जिसके वजह से ये जो इमारतें हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, धीरे धीरे करके वो बदसूरत होती जा रही हैं। तो काफी बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच का बहुत बड़ा रोल है। अगर नदियों का जल, अगर वर्षा एसिडिक रेन हो रही है, जो पानी बरस रहा है, अगर वो एसिडिक वाटर है तो क्या होगा, इससे हम लोगों की लाइफस्टाइल पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। जो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, पेड़ पौधे जो पानी के आसपास रहते हैं, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी जो है हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में जो है वाटर का यूज करते हैं। अगर यही वाटर एसिडिक या फिर बेसिक हो जाएगा तो इसके वजह से हमारे ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जीवों के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारी की सारी रिएक्शंस एंजाइम के कारण ही होती हैं। एंजाइम एक निश्चित पीएच, उनका एक डेफिनेट पीएच होता है जिस पर वो उनकी जो इफिशियंसी होती है वर्क करने की वो मैक्सिमम होती है। तो अगर एनवायरनमेंट का पीएच चेंज होगा, जो वाटर हम ले रहे हैं अगर उसका पीएच चेंज होगा तो हमारे एंजाइम्स जो है इफिशियंसी से कार्य नहीं कर पाएंगे और कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है, फिर वो चाहे प्लांट्स हो, फिर वो चाहे एनिमल्स हो। एसिडिक रेन से काफी सारे जल में रहने वाली, वाटर में रहने वाली फिशेस हैं, उनको बहुत ही नुकसान पहुंचता है। उनमें जो प्लांट्स मिलते हैं उनको काफी नुकसान पहुंचता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच का रोल हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम के बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा आहार नाल है उसमें जो स्टमक है, स्टमक में लगभग 1 से 2 पीएच का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में मिलने वाले पेप्सिनोजन
एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये कब एक्टिवेट होगा? पेप्सिनोजन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में ही एक्टिव होगा और क्या बनाएगा? पेप्सिन बनाएगा। तो पेप्सिनोजन एसिडिक मीडियम में ही वो एक्टिव होकर के पेप्सिन बन सकता है। अगर स्टमक में एसिड हो ही ना तो पेप्सिनोजन कभी पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और अगर ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन है, वो क्या हो जाएगा? वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, स्टमक में। लेकिन तो शुरुआत में जब हम भोजन करते हैं, वो फूड जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम करती है। वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम करती है। लेकिन जब वही फूड ड्यूडेनम में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर जो बाइल होता है, बाइल जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर में बनता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो ड्यूडेनम में जाकर के फूड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो स्टमक से आने वाला एसिडिक फूड वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। किसके थ्रू? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाइल जूस के थ्रू। तो बाइल जूस चूंकि बेसिक है, वो एसिडिक मीडियम को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वहां पर एक दूसरा एंजाइम वो वर्क करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ट्रिप्सिनोजन नाम का जो ट्रिप्सिनोजन जो है ये बेसिक मीडियम में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो बेसिक मीडियम में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। कहां पर? ड्यूडेनम में। इसका भी काम क्या है? इसका भी काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ही है। पेप्सिन हो चाहे ट्रिप्सिन हो, दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। लेकिन पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क कर सकता है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में वर्क कर सकता है। तो इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है। फूड का डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स के ऊपर पीएच का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है। जैसे जो पेप्सिन है वो एसिडिक पीएच पे वर्क कर रहा है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक पे वर्क कर रहा है। लेकिन दोनों का ही काम क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ही है। तो यहाँ पर ये पीएच पर डिपेंड करता है कि पेप्सिन कहाँ वर्क करेगा और ट्रिप्सिन कहाँ वर्क करेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है याद करने में कि पेप्सिन कहाँ वर्क करता है और ट्रिप्सिन कहाँ वर्क करता है, तो जो पेप्सिन है पी वर्ड अल्फाबेट में पहले आता है और टी बाद में आता है। चूंकि एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पोर्शन, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहले तो स्टमक आएगा, स्टमक के बाद ड्यूडेनम आएगा। तो स्टमक में पेप्सिन, और चूंकि पीएच कम तो एसिडिक पीएच पे काम कर रहा है, और ट्रिप्सिन जो कि बाद में आता है ड्यूडेनम स्टमक के बाद, और उसके लिए पीएच जो है ज्यादा होना चाहिए, तो वो बेसिक पीएच पर वर्क करता है। तो दो सिस्टम में हम लोगों ने बायोलॉजिकल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का यूज पढ़ा। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड जो है पीएच का और कहाँ पे यूज है, तो टूथ डिके, जो दांतों का क्षय होना वो भी जो है एसिड के वजह से होता है। हम लोग भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, हमारे माउथ में कई सारे एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो रात में कोई व्यक्ति जो है भोजन करके लेट गया, उसके बाद क्या होगा, माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। उन एसिड के वजह से दांत जो कि कैल्शियम एपिटाइट के बने होते हैं, कैल्शियम का एक ओर है उसके बने होते हैं, तो उनके ऊपर वो रिएक्ट करता है और धीरे धीरे दांतों को खराब करने लगता है। तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से दांतों के इनेमल पे बैड इफेक्ट पड़ता है। अब इसी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठ करके बेसिक पेस्ट से ब्रश करते हैं। तो जो पेस्ट है जो ब्रश में यूज किया जाता है
ब्रश करने के लिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही वीक बेस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पर डे क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउथ में जो एसिड जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया था वो उस बेसिक पेस्ट की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारे दांतों का खराब होना क्या हो जाए, रुक जाए। तो टूथ डीके में भी पीएच का अपना रोल है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग ओनियन खाते हैं, प्याज जिन्होंने खाया, तो प्याज, और मैंने बताया था कि प्याज एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो जो प्याज की स्मेल है, एसिडिक मीडियम में प्याज की स्मेल वैसे ही रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में प्याज की स्मेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने प्याज खाया और हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो इस वजह से क्या होता है, प्याज की स्मेल बनी रहती है, लेकिन ब्रश करने के बाद में प्याज की स्मेल खत्म हो जाती है, क्योंकि जो है ब्रश जो पेस्ट यूज कर रहे हैं ब्रश करने के लिए, वो जो पेस्ट है वो बेसिक है, बेसिक मीडियम में प्याज की स्मेल खत्म हो जाती है। तो टूथ डीके जो है वहां पर भी पीएच का रोल है। और अगर हम बात करें फोर्थ लास्ट, तो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, कई सारे प्लांट और कई सारे एनिमल केमिकल वारफेयर के थ्रू अपना डिफेंस करते हैं। कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जब उनके कांटे हमको चुभ जाते हैं, स्टंग होते हैं हम उनसे, तो क्या होता है, हमको बहुत ही पेन का अनुभव होता है और हम उनके पास नहीं जाते। अब कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको कि पशु क्या कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए या तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं या तो वो बेस प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो चुभते हैं जानवरों की स्किन में, तो जिसकी वजह से उनको दर्द का अनुभव होता है और वो उस प्लांट के पास नहीं जाते और वो जो है बच जाते हैं। ऐसे ही एक नीटल नाम का प्लांट है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। वो नीटल नाम के प्लांट वो मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, और जब उसकी पत्तियां स्टंग हो जाती, चुभती हैं, तो क्या होता है, पेन का अनुभव होता है। लेकिन नेचर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेचर ने नीटल प्लांट के जस्ट बगल में ही डॉक नाम के प्लांट वहां पर रहते हैं। वो जो डॉक नाम के प्लांट है, नीटल एंड डॉक, ये दोनों पौधे लगभग साथ साथ रहते हैं। तो नीटल के बगल ही डॉक नाम का पौधा रहता है। नीटल जो है ये मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से इसकी पत्तियां जब टच होती हैं तो जो है पेन होता है, लेकिन उसके बगल ये डॉक जो पौधा है वो बेस प्रोड्यूस करता है, तो उसकी पत्तियों को रगड़ लेने पर जो हमको जलन का अनुभव हो रहा था, पेन का अनुभव हो रहा था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नेचर जो है वो खुद ही सारे चीजों को इक्विलिब्रियम में रखता है, सारे चीजों को व्यवस्थित करके रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज है वो हम लोगों ने पढ़ा। पीएच का एवरीडे लाइफ में यूज क्या क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो है इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।